यानी कि पुराने सामंतशाही का प्रतीक एक सेंगोल को वहाँ लेके आया गया, यानी एक पूरे राजनीतिक आयोजन को धार्मिक आयोजन में बदल दिया गया है। और जो एक धार्मिक आयोजन था राम मंदिर वाला, उसको पूरा राजनीतिक आयोजन बना करके प्रधानमंत्री खुद धर्मगुरु की तरह व्यवहार करने लगे। तो असल बात यही है, ये सब एक पूरा मसला है। और इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो ये भी बता दिया है पूरे के पूरे तौर पर कि ये पूरी सरकार किस तरह से काम कर रही है। और हमने प्रधानमंत्री को मंदिर बनाने के लिए नहीं चुना था, हमने प्रधानमंत्री को चुना था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए। हमने खुद भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। हम तो ये जानना चाहेंगे कि 5,000 करोड़ आपने जो है सुभाष चंद्र का माफ कर दिया, तो किस बेस पे किया, ये जानना महत्वपूर्ण है। और बहुत जल्दी पता लगेगा कि सुभाष चंद्र ने कितना चंदा दिया, कि वो जान सके कि राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं, जो आए दिन सरकारें गिराई जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के आते ही उत्तराखंड की सरकार गिरी, कई सारी सरकारें गिर गई, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? 2014 में जो सबसे बड़ा वादा था कि विदेशों में जो काला धन है वो काला धन लेके आएंगे। और उस समय आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय कहा भी था कि देखिए जो प्रधानमंत्री हैं इनके पास तो पूरी लिस्ट है, और उस लिस्ट में चूंकि इनकी ही पार्टी के ज़्यादा नाम हैं, इन्हीं की पार्टी के उद्योगपति हैं, इन्हीं के पार्टी के राजनेता हैं, इसलिए इस लिस्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, वरना प्रधानमंत्री कार्यालय में सब मौजूद है, पूरा रिकॉर्ड है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार बॉन्ड खरीदने वाले और बॉन्ड भुनाने वालों की लिस्ट 14 मार्च को ईसीआई ने जारी करी थी। और जिस तरीके से आपने देखा कि लिस्ट जारी होने के बाद कई नाम सोशल मीडिया पर चर्चाओं के विषय बने हुए हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भाकपा माले के जिला नैनीताल सचिव कैलाश पांडे जी। किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं उसको घटना? और देखिए, पहली बात तो ये है इसमें किसको समझा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको अवैध घोषित किया, और तमाम विपक्ष तो इसको पहले से ही इस पर सवाल उठा रहा था। और ये घोषित होने के बाद भी जिस तरह से एसबीआई ने, जो हमारा सबसे बड़ा बैंक है, उसने उसको डिस्क्लोज करने से मना किया, तो इससे भी साफ लगता है कि सरकार का एक दबाव है। और आप ये समझिए कि एक प्रकार से छुपा करके, क्योंकि पहले चुनावी चंदे का आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता था, किसी भी तरह के चंदे का आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता था, 20,000 रुपये से जो भी बड़ी राशि है उसके लिए आपको उसका खुलासा करना पड़ता था। लेकिन इस सब को छुपाने के लिए चुनावी बॉन्ड का पूरा इस्तेमाल किया गया। और अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरा इसको छुपाने की अभी भी कोशिश है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी, ईसीआई के उसको अपने यहाँ डालने के बाद भी, जिस तरह से उसको पूरा गोलमोल किया जा रहा है, तो यही पूरी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। और जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, माने एक हाथ से पूरा चंदा लीजिए, है ना, और आपका धंधा चलता रहेगा, यानी चंदा दो धंधा चलेगा। तो ये जो पूरा चल रहा है, और इसमें साफ दिख रहा है कि जहाँ जहाँ जिन कंपनियों में गड़बड़ियाँ पाई गई वहाँ ईडी के छापे पड़े, और कुछ समय बाद जब उन्होंने चंदा दिया तो वो ईडी के पूरे प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। तो ये इस हाथ से दे उस हाथ से ले, यानी आप हमें चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे, है ना। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इसमें चल रही है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। जिस बात को कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस मोदी सरकार की है, तो मोदी सरकार की कोई ये टॉलरेंस का मामला नहीं है। जबकि ये इसको समझना चाहिए, इसको थोड़ा पूरा और खुलासा होने में और टाइम लगेगा। लेकिन जितने आंकड़े सामने आए वो भयावह हैं, है ना। इतने ज़बरदस्त आंकड़े हैं कि लग रहा है कि पूरे के पूरे देश में आज तक आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये मोदी सरकार ने, और ये खुलेआम, यानी उसको सरकारी बैंक के माध्यम से आप देखेंगे ना किस तरह से उस पूरे के पूरे काम को लीगल बनाने की कोशिश एसबीआई के माध्यम से हुई, और एसबीआई को एक प्रकार से अपना एक ढाल के तौर पे मोदी सरकार ने पेश किया। तो ये काफ़ी भयावह है। तो हमको लगता है कि ये इसका ज़रूर इसमें चुनाव में भी असर पड़ेगा, क्योंकि इस देश की जनता जो है बाकी सब कुछ सहन कर सकती है ना, लेकिन भ्रष्टाचार को सहन नहीं करती है। हमने पहले भी देखा है, जब इस तरह के मामले आए हैं अतीत में भी, तो भ्रष्टाचारियों को जनता ने सबक सिखाया। कई ऐसे जो है नामी चेहरे भी अभी है कि दूसरी लिस्ट में आ सकते हैं सामने। हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल वो आएंगे ही अगर खुलासा उनका होगा। तो दरअसल ये जिस तरह की प्रक्रिया है, और आप देखेंगे जैसे ही हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया, तो उसके ठीक तुरंत ही उसके बाद सीएए एनआरसी को लागू कर दिया गया। उस सीएए एनआरसी को लागू इसलिए किया गया कि ये सबसे ध्यान बटाने के लिए इसमें वो किया जाए। और आप ये समझिए कि ये जब सरकार आई थी 2014 में, जो सबसे बड़ा वादा था कि विदेशों में जो काला धन है वो काला धन लेके आएंगे। और उस समय आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय कहा भी था कि देखिए जो प्रधानमंत्री हैं इनके पास तो पूरी लिस्ट है, और उस लिस्ट में चूंकि इनकी ही पार्टी के ज़्यादा नाम हैं, इन्हीं की पार्टी के उद्योगपति हैं, इन्हीं के पार्टी के राजनेता हैं, इसलिए इस लिस्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, वरना प्रधानमंत्री कार्यालय में सब मौजूद है, पूरा रिकॉर्ड है। पर हम देख रहे हैं कि 10 साल बीतने के बाद
आज भी उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है काले धन का। और जबकि एक नए काले धन का पूरा साम्राज्य, और ये तो देखिए जो आइसबर्ग कहते हैं ना, समुद्र में आइसबर्ग होता है तो उसका जो टिप दिखाई देता है और उसका पूरा बड़ा हिस्सा तो नीचे ही है, तो ये आइसबर्ग है जिसका एक टिप दिख रहा है और पूरा का पूरा बड़ा हिस्सा इसके नीचे है ना। इसको तो असल बात है कि जिस बुलडोजर राज की बात करते हैं तो अभी तो इसके लिए बुलडोजर लगाना पड़ेगा कि इसको खोद करके निकाला जाए कि कितना इसके अंदर पूरा का पूरा सब एक ये जो पूरा साम्राज्य है जिस तरह से पूरा सब चल रहा है अपने खास चहेते लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और जो हमको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा तो उसके ऊपर हम रेड डालेंगे, और रेड डालने के बाद हमारे जो इस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में चल रहा है ना, कि भाई आप जब तक अजीत पवार किसी दूसरी पार्टी में हैं तो वो महाभ्रष्ट हैं, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं भाई 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, और जैसे ही उनके यहाँ आते हैं तो वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो वो इसी तरह का पूरा मसला इसमें भी है, कंपनियों के साथ भी है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये जिला सचिव कैलाश पांडे जी थे, और भी यहाँ पे मुकेश चंद बौद्ध जी सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे भी जानेंगे क्योंकि लगातार जो इलेक्ट्रॉल जो बॉन्ड है उसका मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 14 मार्च को ECI ने लिस्ट भी जारी कर दी है इसकी? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा करूंगा, देश के सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को सार्वजनिक करने को कहा। उसके बाद भी सार्वजनिक इसको बहुत दिनों के बाद किया गया। कई बार जो है SBI ने अपने टाला मटोली करने की कोशिश की, कभी जून का महीना मांगा, कभी कुछ समय और मांगा, लेकिन उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने फटकार लगाई तो उसके उपरांत तो उन्होंने इस डेटा को उपलब्ध करवाने के बाद आज हम देख पा रहे हैं कि कितने लोग जो है इसमें लिप्त हैं, और कई सारी ऐसी कंपनियां, बड़ी बड़ी नामी कंपनियां जिसको बड़े बड़े टेंडर दिए गए हैं, वो टेंडर देने से पहले ही इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो है सरकार को चंदा दिया है। यहाँ तक कि वैक्सीन के दौरान भी, वैक्सीनेशन के दौरान भी जो है उससे पहले भी कोविशील्ड नामक कंपनी ने एक दिन में 52 करोड़ रुपए का इन्हें चंदा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की मिलीभगत से ये सब कुछ हुआ है, और इसीलिए ये जो नई प्रक्रिया लाई गई थी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाना था, जबकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता को अधिकार है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी कितना चंदा ले रही है, किससे उसे चंदा मिल रहा है, उसके बदले में वो पूंजीपतियों को कितना इसका लाभ पहुंचा रही है। ये लोकतंत्र में जनता को जानने का अधिकार है, और उम्मीद करता हूं कि 18 की डेट दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, 18 तारीख को, और दूसरी लिस्ट निकलेगी, और भी कई सारी नामी हस्तियां इसमें आएंगी। हम तो चाह रहे थे कि उससे पहले की भी लिस्ट निकले, ताकि हमें ये पता लग पाए कि विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे जो देश छोड़ के भागे लोग हैं, वो कितना इनको चंदा देके गए, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का भी इन्होंने उनका भी माफ किया है। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मामले में अभी 18 मार्च को एक और लिस्ट जारी होनी है, और भी हमारे बीच में परवीन कुमार राजनीतिक विश्लेषण मौजूद है, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से देखते हैं। सर जिस तरीके से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, सोशल मीडिया में भी लगातार आपने देखा होगा, किस तरीके से देखते हैं इसका असर खासतौर पर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, और जनता इस चीज़ को समझ रही है? नहीं, बिल्कुल लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, लेकिन देखिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों को फ़ायदा पहुंचाया गया है। अभी ये केवल अंदेशा है, अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि इस किसी राजनीतिक दल को दिया गया है या नहीं दिया गया है। इस पे सबसे बड़ी चीज़ जो आ रही है वो ये चीज़ आ रही है कि SBI ने ये सारी जानकारियाँ छुपाई क्यों। लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि सरकार की वजह से चीज़ों को दबाया गया है, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसके बेसिस पे इन लोगों को लिस्ट देनी पड़ी, और लिस्ट भी अभी एक तरीके से आधी अधूरी है। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर कल भी फटकार लगाई है SBI को कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है, जो आपके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है, वो क्यों नहीं दिया गया। और 18 मार्च को शायद उसी को लेकर के बात होगी और एक अपडेटेड लिस्ट हमें देखने को मिलेगी। अब ये नहीं कहा जा सकता, जैसे मुकेश बौद्ध जी ने कहा और सर ने कहा कि दूसरी लिस्ट आएगी, हो सकता है इसी लिस्ट को अपडेट कर दिया जाए या फिर यही चीज़ें रखा जाए। अब सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जिन लोगों के नाम विपक्षी पार्टी लेती थी उनमें से एक भी नाम इस लिस्ट में नहीं है, सारे के सारे नए नाम हैं। हो सकता है कि शेल कंपनीज यूज़ की गई हों, पैसा किसी और का और किसी और के थ्रू पैसा दिया गया, और इस तर्क को ये भी मजबूत करता है कि एक 27 करोड़ की जिस बंदे की बैलेंस शीट है वो 219 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जिस बंदे की बैलेंस शीट ही कुल 27 करोड़ की है और वो चंदा 219 करोड़ का दे रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं वो केवल और केवल शक पैदा करती हैं, और जब तक इन चीज़ों में यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड के माध्यम से ये चीज़ें लिंक ना हो जाए तब तक कुछ भी कह पाना केवल अंदेशा ही रहेगा।
तो ये हमारे स्टूडियो में मौजूद थे समाजसेवी और राजनीतिक विश्लेषण, जिन्होंने साफ तौर पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, तो उसको लेकर थोड़ी सी जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लिस्ट जारी होने के बाद साफ तौर पे कई चीज़ें सामने निकल कर आई, तो ऐसे में साफ तौर पे जो राजनीतिक दौर है, या फिर कहा जा सकता है, क्योंकि लिस्ट जारी होने के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है और जिस तरीके से किसने इसको भुनाया है अलग अलग है, या फिर इसको अभी क्लियर नहीं किया गया है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात है कि जो सेकंड लिस्ट जारी होगी उस पर जो है किन किन लोगों के नाम शामिल होते हैं। सर, जैसे कि अभी प्रवीण जी ने बताया कि एक अंदेशा है इस चीज़ को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, और आपने सीधे तौर पे भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। ऐसे और भी जो है पार्टी ने वो लिया है, चंदा लिया हुआ है। देखिए, तो बात सही है आपकी कि चुनावी चंदा तो किसी भी पार्टी को मिल सकता है और वो पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि जो पारदर्शिता का सवाल है, पारदर्शिता का सवाल इसमें से गायब है। और इसीलिए देखिए लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, उनकी सरकार है। और जिस तरह से एक पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है, तमाम कंपनियों के लोगों ने ईडी में छापे और उनके चंदे दिए जाने की तिथियों को एक पूरा चार्ट बनाया है कि पता चल रहा है कि फरवरी में उनको ईडी का छापा पड़ा तो मार्च में उन्होंने चंदा दिया, किसी का अक्टूबर में छापा पड़ा तो नवंबर में चंदा दिया। तो ये भी एक बड़ी बात है। और उन्होंने जैसे खुद भी कहा कि एक कंपनी का तो पूरे बैलेंस शीट 27 करोड़ रुपए की है और वो 219 करोड़ का चंदा दे रहा है। तो ये जो बात है, और दूसरी बात ये भी है कि ये तो खैर खुलासा होगा और भी राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिला, कितना मिला, पर असल बात है कि दबाव में चंदा दिया गया है। वरना ये तो होता ही है कि जो भी राजनीतिक पार्टियाँ चंदे से चलती हैं, है ना, उनको चंदा मिलता है। लेकिन एक तो है कि स्वेच्छा से किसी को चंदा दिया गया, या फिर ईडी सीबीआई का भय दिखा करके चंदा लिया गया, या उनको एक ओवर प्रेशर बना के चंदा लिया गया। और जिस तरह के अभी पॉलिटिक्स चल रही है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के आने के बाद, हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार में जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनकी जिस तरह की पूरी पॉलिटिक्स है, तमाम तरह की खरीद फरोख्त है, तमाम सरकारों को गिराया जाना है, अचानक पता चल रहा है कि रातों रात विधायक किसी होटल में पाए जा रहे हैं। तो ये जो है ये एक बड़ी आशंका पैदा करता है ना। ये आपका सवाल सही है कि भाई क्या उन्हीं को केवल चंदा मिला होगा, पर लेकिन जिस तरह की पूरी कार्यप्रणाली बीजेपी की आज के दिन में हो गई है, चुनावी पॉलिटिक्स जिस तरह से हो गई है, वो जो कह भी रहे हैं कि हम विपक्ष विहीन भारत बनाना चाहते हैं, कोई विपक्ष होगा ही नहीं, केवल एक ही पार्टी होगी, एक ही पार्टी की सरकार चलेगी और अनंत काल तक चलती रहेगी। तो ये जो पूरा है एक डोमिनेंस है, पूरे एक तानाशाही हर क्षेत्र में जिस तरह से दिख रही है, तो लोगों की आशंका गलत नहीं है ना। हम लगातार देख रहे हैं जितने भी विपक्ष के नेता हैं, आपने देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। वरना इतना आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पे मुकदमा चलाने के लिए अनुमति देना इतना आसान काम नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी जो विपक्ष की सरकारें हैं और जैसे ही विपक्ष की पार्टी के वही लीडर्स बीजेपी में आते हैं तो वो सब गायब हो जाता है। तो इसीलिए जो आशंका है लोगों की गलत नहीं है, और इसीलिए आप देखिए छुपाने की कोशिश भी थी। वरना जो उन्होंने भी कहा कि एसबीआई को इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं थी, एसबीआई तो सार्वजनिक बैंक है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश कह रहे हैं, वो संविधान पीठ है, वो संविधान पीठ जब कह रही है कि भाई इसको जाहिर करिए, तो वो कह रहे हैं नहीं अभी नहीं हो सकता। माने डिजिटल युग में जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, एक क्लिक पे सारी सब बातें कर रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि कई महीने का हमको टाइम चाहिए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार का एक प्रेशर, सरकार की छत्रछाया में सरकार के कुछ ऐसे नाम हैं जिनको छुपाने की कोशिश ये हो रही है, इसीलिए इस आशंका को बल मिल रहा है। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर की सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि देखिए चंदा जो आया है, चंदे की जो राजनीति हुई है वो सभी दलों में बराबर तौर पर हुई है। और ऐसा रहा है कि अगर आप देखेंगे कि टीएमसी को, राज्य की पार्टी है, उसको कांग्रेस से ज़्यादा चंदा मिला हुआ है। इसी तरीके से अन्य भी दल हैं जैसे वीआरएस है, और ये तब ज़्यादा हुआ है जब जिस प्रदेश में चुनाव आए हैं। ऑब्वियस सी बात है, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, संसद में है, केंद्र में है, राज्य में है, कई राज्यों में है, तो उसके पास ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा आएगा। और जिस तरीके से सर ने बात करी कि ईडी का दुरुपयोग और सीबीआई का दुरुपयोग और इस तरीके का, तो वो एक ऑब्वियस सी चीज़ है। जो भी राज्य केंद्र में रहेगा या राज्य में रहेगा, जिसकी सरकार रहेगी, वो इन सब चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल करता है। इस तरीके की चीज़ें होती रहती है। लेकिन एक चीज़ और उठ करके इसमें आ रही है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की गई थी, अरुण जेटली जी द्वारा बनाया गया था, और इन लोगों ने जिन्होंने चंदा दिया है, उन लोगों के दिमाग में एक चीज़ रही होगी कि जब तय किया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा दिया जाएगा, तो उस वक्त में ये तय किया गया था कि जो बंदा चंदा देगा उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। लेकिन अब उनके नाम सार्वजनिक होकर के सामने आ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है।
इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे जी सर आप नाम सार्वजनिक आ रहे हैं, अच्छी बात है, जैसे कि सर ने बोला, और होना भी चाहिए। हम तो ये जानना चाहेंगे कि 5,000 करोड़ आपने जो है सुभाष चंद्रा का माफ़ कर दिया, तो किस बेस पे किया, ये जानना महत्वपूर्ण है। और बहुत जल्दी पता लगेगा कि सुभाष चंद्रा ने कितना चंदा दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी को कोई भी व्यक्ति चंदा दे सकता है, लेकिन उसका खुलासा होना चाहिए। जनता को यह अधिकार है कि वो जान सके कि राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं, जो आए दिन सरकारें गिराई जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के आते ही उत्तराखंड की सरकार गिरी, कई सारी सरकारें गिर गई, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ये जानना हमारा अधिकार है और ये जानना भी चाहिए हमको। सर हाँ बताइए। मैं यही बात कह रहा हूँ कि अभी हम लोग व्यक्तिगत किसी के नाम लेकर के, जैसे आपने नाम लिया, एक बड़े नाम आपने लिया, उनका नाम अभी तक किसी भी लिस्ट में नहीं आया है और अभी केवल अंदेशा है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हो सकता है किसी शेल कंपनी के थ्रू उन्होंने पेमेंट की हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं आया। और ऐसे आरोप लगाना, ऐसे किसी भी नाम पे आरोप लगाना, ये अभी मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। फिलहाल के तौर पे मुझे लगता है ऐसा जल्दबाजी। सर आप क्या जी जी सर माफ़ तो किया कर्ज, 5,000 करोड़ माफ़ किया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी का 68,000 करोड़ रुपए माफ़ किया, तो माफ़ तो किया। आप एक तरफ किसानों का कर्ज बिल्कुल माफ़ नहीं करते। किसान जो है 50,000 में आत्महत्या करने को मजबूर है। किसान का बेटा पढ़ने पर अगर वो फीस नहीं दे पा रहा है, उसके लिए कर्ज लेने की व्यवस्था है, अगर वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है, आत्महत्या ऐसे सैकड़ों केस में आपको दे दूंगा। लेकिन हो क्या रहा है कि सरकार ने पूंजीपतियों का कर्ज ही माफ़ क्यों किया, इस पर सवाल तो उठता है। और सवाल उठना चाहिए कि एक तरफ आप हजारों करोड़ रुपए माफ़ कर दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप किसान गरीब मजदूर को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं, इस पर कौन जवाब देगा। और सरकार को चाहिए कि वो खुल करके इलेक्टोरल बॉन्ड में बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना करे। जिस तरह एसबीआई को उन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया, एसबीआई भी दबाव पर आके काम कर रही है। अभी एसबीआई जब खुल के ये रिपोर्ट सामने आएगी, कौन सी डेट में किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया, तो हम पता लगा लेंगे। लोग इस भारतवर्ष में कई बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पता लगा लेंगे कि फलानी कंपनी को टेंडर के बदले कितना उन्होंने पैसा दिया। तो ये सब जानना आवश्यक है और ये पता लगेगा धीरे धीरे हमें। अच्छा, सोशल मीडिया में कई बातें सामने निकल के आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर और मंदिरों को लेकर के उसमें जो है लगातार। देखिए, मंदिर एक आस्था का विषय है और हमने प्रधानमंत्री को मंदिर बनाने के लिए नहीं चुना था। हमने प्रधानमंत्री को चुना था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए। हमने खुद भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और क्या कहते हैं 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे। प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार है कहाँ? केवल मंदिर और मस्जिद के नाम से हमने मंदिर बनाने के लिए प्रधानमंत्री को नहीं चुना था। हमने इसलिए चुना था प्रधानमंत्री को कि ये व्यक्ति जो है हमारे लिए, युवाओं के लिए अच्छे काम करेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा इनके आने से। और कई वर्षों से लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देख रहे थे, उन्होंने परिवर्तन चाहा और परिवर्तन किया, तो उसके बाद जो है परिवर्तन के बदले हमें मिला क्या? आज युवा बेरोजगार है, सड़कों में घूम रहा है। बड़े बड़े प्रोफेसरों को आप देखिए, एडहॉक पे काम कर रहे हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था को कैसे कर दिया इन्होंने, शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी, निजीकरण कर दिया। केवल मंदिर बनाने से हमारा भला होने वाला नहीं, हमें रोजगार की आवश्यकता है। हाँ, देखिए, दरअसल बात सही है। प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं, पूरे धर्मगुरु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और मान लिया राम मंदिर का मामला था तो एक जो भी था वो एक ट्रस्ट बना था। और हमने इस बारे में देखा कि जब हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो संसद भवन का उद्घाटन एक राजनीतिक कार्यक्रम था, उसमें महामहिम राष्ट्रपति को होना चाहिए था, वो तो वहाँ नहीं थी। लेकिन हमने देखा कि जो एक प्रकार राजदंड जो था, यानी कि पुराने सामंतशाही का प्रतीक एक सेंगोल को वहाँ लेके आया गया, यानी एक पूरे राजनीतिक आयोजन को धार्मिक आयोजन में बदल दिया गया है। और जो एक धार्मिक आयोजन था राम मंदिर वाला, उसको पूरा राजनीतिक आयोजन बना करके प्रधानमंत्री खुद धर्मगुरु की तरह व्यवहार करने लगे। तो असल बात यही है, ये सब एक पूरा मसला है। और इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो ये भी बता दिया है पूरे के पूरे तौर पर कि ये पूरी सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से पूरा का पूरा धमकी दे करके लोगों से चंदा वसूला जा रहा है। भले ही अभी ये बात आ रही है सामने कि कई और पार्टियों को भी चंदा दिया गया है, लेकिन असल बात समझने की है, उसमें सबसे बड़ा चंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है और बहुत बड़ी उसमें अमाउंट है। बाकी जो राज्यों में सरकारें हैं, ठीक है, वो राज्य सरकारों को भी चुनाव के टाइम पे लोगों ने चंदा दिया होगा, है ना, वहाँ भी लोगों के इंटरेस्ट होंगे। अभी तो ये बात साफ होनी चाहिए कि जिन लोगों ने चंदा दिया है उनकी सबकी सूची सार्वजनिक हो, उन्होंने किसको चंदा दिया, उनके क्या इंटरेस्ट सरकार के साथ मिले हुए थे, सरकार से उनके क्या इंटरेस्ट सॉल्व हो रहे थे, इस सब का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस देश
में जिस बात को मुकेश जी ने भी कहा, लगातार बहुत बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई ज़बरदस्त बढ़ रही है, एक प्रकार से पूरी जनता बहुत त्रस्त है। हम देख रहे हैं किसानों की इतनी बुरी हालत है। अभी जो आवारा गोवंश है, गोरक्षा कानून के बाद ये हुआ कि गाय की रक्षा तो नहीं हुई, लेकिन वहाँ किसानों के लिए भी एक पूरा एक संकट पैदा हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा संकट है, इससे ध्यान बटाने के लिए पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है, पूरा धार्मिक उन्माद का माहौल। हमने तो अपने शहर में भी देखा, वन-भूलपुरा में जिस तरह से हुआ। नज़ूल तो पूरा हल्द्वानी है ना, उसमें इतना पूरा इलाका नज़ूल का है, परंतु एक आप टारगेट करके कुछ नए विभाजनों को पैदा कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे मूल निवास के नाम पे भीतरी और बाहरी वाला एक नया एक विभाजन पैदा उत्तराखंड में होने की कोशिश हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो सब है, ये पूरे के पूरे लोगों को ध्यान बटाने के लिए था, लेकिन अभी का जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला है, इसने लोगों के आंखों से एक प्रकार से पर्दा हटा दिया है। लोगों को लग रहा था, क्योंकि जिस तरह की बात हुई कि भाई हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर करते हैं, हमारा भ्रष्ट आचरण नहीं है, लेकिन जिस तरह से रक्षा सौदों में दलाली ली जाती है, तो आप समझिए कि आपको कोई ठेका देने के लिए कमीशन, है ना, जिस तरह से होता है ना कि भाई आप ब्लॉक में कुछ काम चलता है तो ब्लॉक प्रमुख का अपना खास ठेकेदार होगा, उससे कमीशन लेकर के काम चलेगा, है ना। तो ये इस तरह की पूरी अगर पूरे देश के उस तरह पर चल रही है, और ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में चल रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है ये तो महामानव है ना, इन्होंने भारत को विश्वगुरु बना दिया है। लेकिन हम निचले तौर पे हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे तौर पे दबाव एक बना करके सारी कंपनियों से चंदा वसूली की जा रही है ना। ये इसके अलावा और कोई नहीं है, वरना इसको छुपाने का कोई मामला नहीं है, कोई औचित्य नहीं है ना भाई। छुपाने का कोई औचित्य दिखता नहीं, और इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको साफ कर दिया कि ये एक पूरा का पूरा जो काम है ये अवैध है। उन्होंने तो सीधे कहा कि ये पूरा इलीगल है ना। तो अगर वो इलीगल है तो इसका मतलब है कि जो आप उसमें इलीगल अगर काम में इंडल्ज हैं, है ना, तो और एक बात इसमें और भी है, इसको थोड़ा समझना चाहिए कि ये ज़रूर हो सकता है कि विपक्षी पार्टियों को भी कुछ चंदा मिला हो, लेकिन जिस समय भी ये घोषणा हुई थी उस समय सारी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। इस बात को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति से उस समय लोग मिले कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल है ये नहीं होना चाहिए, है ना, चंदे में पारदर्शिता होनी चाहिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड हम नहीं चाहते हैं। और कुछ पार्टियों का तो आपको मैं बताऊं, कुछ जो बॉन्ड उनके हैं उन्होंने उनको कैश नहीं कराया। उन्होंने कहा नहीं, हम क्योंकि इससे सैद्धांतिक तौर पे विरोधी हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के, चुनावी बॉन्ड के, उन्होंने उनको कैश भी नहीं कराया। तो आप ये समझिए, तो ये इसको पूरा समझने के लिए अभी थोड़ा वक्त ज़रूर चाहिए, पर लेकिन इसने पूरा जो प्रथम दृष्टिया एक चीज़ों को साफ करने में मदद मिली है ना, कि भाई जिस तरह से पूरा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हमारी जो भाजपा है ना, उस भाजपा ने पूरा अपने ही चुनावी खास उसके लिए बड़ी खरीद फरोख्त करने के लिए इस पूरे खेल को अंजाम दिया है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी जल्दबाजी है ये सारी बातें कहना। हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए जब तक ये 18 तारीख को और ये जो यूनिक आईडी नंबर के साथ में लिस्ट नहीं आ जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, मुझे कहना ये है कि जो चंदा दे रहे हैं, जब तक उनकी तरफ से क्लियर चीज़ें नहीं आ जाती है कि वो चंदा किसके थ्रू से आया। जैसे मैंने बताया है कि 27 करोड़ की बैलेंस शीट वाला बंदा 219 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है, तो ये तहकीकात का विषय है कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो वहाँ पे वो सरकार को या किसी भी राजनीतिक दल को वो चंदा दे रहा है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना मेरे ख्याल से ठीक रहेगा कि हम 18 तारीख तक इंतज़ार करें, और उसके बाद जब चीज़ें निकल करके आएँ। अब चूँकि ये वक्त भी कुछ ऐसा है कि एकदम लोकसभा चुनाव सर पर हैं और कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, और उसके बाद ये मामला मेरे ख्याल से ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है वो देखने का विषय रहेगा। अगर सरकार रिपीट होती है और फिर इन चीज़ों पे किस तरीके से काम होता है, ये ज़रूर देखने का विषय रहेगा। हाँ, ये तो बिल्कुल बात सही है कि जो जिस तरह से बिल्कुल चुनाव के ठीक पहले ये घोषणा हुई है ना, इसने पूरे राजनीतिक माहौल की गर्मी को बढ़ा दिया है ना, और तमाम लोगों में, तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच में बहस का मुद्दा यही बना हुआ है। बाकी तमाम मुद्दे पीछे चले गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है। और इसके लिए तो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से आप समझिए कि बहुत अच्छा फ़र्ज़ निभाया है ना, बिल्कुल जो एक हम कहते हैं कि लोकतंत्र के स्तंभ होने का फ़र्ज़ निभाया है। और उन्होंने जिस तरह से इसका खुलासा करने के लिए पूरा स्ट्रिक्टली इस बात को कहा कि भाई आपको इसको तुरंत ही वो करना पड़ेगा, है ना, तो ये इसके लिए ज़रूर हम लोग लोकतंत्र को बचाने में जो उनका रोल है, ये ज़रूर इसको हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। तो ये एक बात जो है, इसलिए चुनाव से ठीक पहले जो हुआ, इसीलिए क्या हो रहा है कि राजनीतिक पार्टियों की नींद भी हराम हो रही है ना। और ख़ासतौर पर चूँकि सबसे बड़ी पार्टी, सत्ता में पार्टी बीजेपी है, तो उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल भी हैं। और लोकसभा चुनाव में अगर किसी को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है ना, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हमारे स्टूडियो में आके हमारे दर्शकों को भी समझाया। अब ऐसे में 18 तारीख को किस प्रकार की लिस्ट आती है और किन किन नामी चेहरों का नाम उस लिस्ट में आता है, ये अब आने वाला समय बताएगा।